कर रहे होंगे। इसलिए इस गिनती की खातिर हमारी क्या तैयारी है और हर पल आप हमारे साथ क्या-क्या देखते समझते चलेंगे, यह बताने के लिए 1 घंटे का आज का हमारा ये स्पेशल शो है। 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है। नतीजा जो आएगा वह आगे देश की राजनीति किस राह चलेगी, इसका भी संकेत देगा। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स रहे हैं उनके मुताबिक कांग्रेस अपने बूते बहुमत हासिल करने जा रही है। दावेदारी दोनों तरफ के नेताओं की है। ठीक ऐसे ही जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी खासा उत्साहित है और उसका दावा है कि वह राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। बीजेपी का यकीन इतना बड़ा है या उसके यकीन का आलम यह है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े उसके तमाम नेता अभी से सक्रिय हैं। दूसरी तरफ एग्जिट पोल कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों का जो राज्य में गठबंधन है उसके पास सबसे अधिक सीटें आ रही हैं। लेकिन सभी एग्जिट पोल इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की कवायद बड़े पैमाने पर तेज हो जाएगी। 370 के हटने के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लिहाजा जनादेश क्या आता है इसका विश्लेषण राजनीति के तमाम पंडित करेंगे जरूर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों को सबसे तेजी से आप तक पहुंचाने और उनका सही सधा विश्लेषण करने के लिए इंडिया न्यूज़ ने बड़ी तैयारी की है। स्क्रीन जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ मेरे, जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े होंगे बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य का, वो आप देखेंगे और नीचे हरियाणा के नतीजे जो रुझान आते रहेंगे वो आप देखेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और अदर्स सभी पार्टियों का दरअसल ब्रेकअप भी हम लगातार आपको दिखाते चलेंगे और हर सीट से कौन सी पार्टी आगे चल रही है, जितने भी हेवी वेट्स हैं वो आगे हैं या पीछे हैं, जनादेश उनको क्या मिला है, हर घंटे जनादेश किस रास्ते चल रहा है, यह सब कुछ बताने की एक बड़ी तैयारी हमारे साथ है। सेकंड दर सेकंड ना सिर्फ आंकड़े हम देंगे बल्कि दोनों राज्यों के सभी मतदान केंद्रों पर यानी कि जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर हमारा रिपोर्टर्स तैनात हैं और वे पल पल की खबर आप तक पहुँचाएंगे। देश के जाने माने पत्रकार, खास करके हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो धुरंधर जर्नलिस्ट हैं, वे भी दिन भर हमारे साथ बने रहेंगे इस बात का विश्लेषण करने के लिए कि जो जनादेश आ रहा है उसके कारण क्या माने जाएं और आगे की राजनीति पर इनका क्या असर पड़ेगा। इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं और अगले साल की शुरुआत में दिल्ली की जनता अपनी सरकार चुनेगी। जाहिर है हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, मगर इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। आज के शो में हम अपनी पूरी स्क्रीन, अपनी पूरी टीम और कल की तैयारियों को आपके सामने रखने के साथ साथ इस बात को बारीकी से समझने समझाने की कोशिश भी करेंगे कि कल जो नतीजा आएगा उसमें कौन कौन से फैक्टर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। रणनीति, मुद्दे, स्थानीय समीकरण, छोटे छोटे दल जो मैदान में उतरे, बागी उम्मीदवार, इन सब का रोल क्या होगा। इसलिए अभी हम आपको अपने मेहमानों से जोड़ना चाहते हैं और अपने रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ जुड़ने से पहले हरियाणा में जो 2 बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से और नायब सिंह सैनी जो मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के नेता, दोनों के दावे क्या हैं यह सुनिए। सुबह भी मैंने बता दिया था आपको और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ जब से हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार था, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है।
ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अपने अपने दावे हैं, इसलिए आज जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों जगहों पर हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी हैं और दोनों राज्यों के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता, ये एक बड़ी टीम है आज की तारीख में ये समझने के लिए कि जनादेश आया है वो किस तरफ जा सकता है और जो भी फैसला होगा लोगों का उस फैसले में जो बड़े फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़े हुए हैं, दीपक शर्मा पंचकुला से, कनिका कटियार गुरुग्राम से, आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे आप जुड़ गए हैं, अनिल आर्या आप सीनियर जर्नलिस्ट हरियाणा के और अनिल सिंह आप एडिटर हैं स्टार व्यूज़ हरियाणा के, और राजपाल दासगोत्रा साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के। मैं पहले अपने सहयोगियों के पास आना चाहता हूं। दीपक, चुनाव कई तरीके से कई रंग लेते हुए कई रास्तों से गुजरा है। राहुल गांधी का जीटी रोड का अपना शो रहा, नरेंद्र मोदी की रैलियां रहीं, बीजेपी की अपने दावे रहे, खर्ची पर्ची का ताना रहा, कांग्रेस की अपनी दावेदारियां रही हैं। इस बार जो वोट दिया गया पोल के बाद से लेकर के आज तक काउंटिंग चल रहा है, आप लगातार हरियाणा में घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे हैं, पोलिंग लोगों ने किस आधार पर की है इस बार? तो हरियाणा में तकरीबन 2,03,54,350 ये मतदाता हैं और इन 2,03,54,350 मतदाता में से 1,35,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और ये आंकड़ा परसेंटेज में बात करें तो 67.90 यानी तकरीबन 68% जो वोटिंग है वो हरियाणा में हुई है। लेकिन अगर वोटिंग के हम क्राइटेरिया की बात करें, हालांकि कल मतगणना होनी है, 1031 उम्मीदवार थे, उनमें से भी कुछ ने समर्थन बीच में चुनाव से ठीक पहले दिया तो 1027 उम्मीदवार बचे। और जहां तक हम बात करें मुद्दों की, क्योंकि 7 गारंटियां कांग्रेस लेकर के आई थी, 20 संकल्प बीजेपी लेकर के आई थी। इन संकल्प, गारंटियां, वादे और दावों के बाद जब मतदाता ने अपने जो चयन करा, अलग अलग मुद्दे रहे थे। यहां बीजेपी कह रही थी कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसकी प्रदेश में होती है, कि क्राइटेरिया लेके चले, उपलब्धियों की बात की गई, क्योंकि तीसरी बार एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी 10 वर्षों से हरियाणा में है। हालांकि पहली बार पूर्ण बहुमत से आई थी, दूसरी बार गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेना पड़ा था जेजेपी को, और इस बार वो केंद्र की बात कर करके कि केंद्र का, क्योंकि जिसकी केंद्र में होती है उसकी प्रदेश में, ये एक बात लेकर के गए, अपनी उपलब्धियों की बात लेकर के गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 370 की बात करी, उन्होंने हरियाणा में अपना बिना पर्ची खर्ची की बात करी, ऑनलाइन पोर्टल की बात करी। हालांकि ऑनलाइन पोर्टल कहीं ना कहीं समस्या भी बना कुछ लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन पोर्टल एक बड़ी चुनौती रही थी। ये तमाम बातें लोगों के सामने थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, क्योंकि दिन 10 वर्ष जो बीजेपी के थे, जिसमें मनोहर लाल 9.5 वर्ष तक रहे, तकरीबन 6 महीने में भी हम बात करें तो 54 ही दिन थे नायब सिंह सैनी के पास, क्योंकि इसके अलावा आचार संहिता पहले लोकसभा की लग गई थी और उसके बाद विधानसभा की, तो तकरीबन 53 से 54 दिन नायब सैनी के पास थे। उन्होंने इन 10 वर्षों की बात बीजेपी ने करी। उससे पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कांग्रेस की सरकार थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उन्होंने अपने समय की बात करी। तो ये तमाम उपलब्धियां, दावे, वादे, संकल्प और गारंटियों के बाद जो लोगों ने मतदान किया, लोगों ने अपनी वोटिंग करी, तो विकास की बात सबके सामने रहती है। चाहे कांग्रेस को भी वोट किया तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में जो हुआ उसको लेकर के, विकास को लेकर के, जो बीजेपी को दिया उन्होंने वोट, उन्होंने बीजेपी की बात करी। हालांकि इसमें जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, एएसपी, बीएसपी, ये तमाम दल जो थे इन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन अधिकतर दलों की बात करें तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते नजर आए। इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि कभी हरियाणा में सत्ता दिन से होती थी, हरियाणा में कई बार लगातार सरकार बनाई। ताऊ देवीलाल जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, वो भी कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद इनेलो जब बनी तो उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला रहे, उनको लेकिन आज वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ी इस चुनाव में। उनसे अलग होकर के जेजेपी को, जो कि सत्ता में भागीदार तो रही 10 सीटों के साथ, लेकिन वो 10 सीटों वाले विधायक भी धीरे धीरे अलग हो गए, तो उनको भी अपना दम दिखाने के लिए, वर्चस्व दिखाने के लिए वोटिंग परसेंटेज के लिए मुकाबला, इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन कनिका, आप चूंकि गुरुग्राम में है, ये जो दक्षिणी हरियाणा होता है,
पलवल का, नूंह का, गुरुग्राम का, ये बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनाव में बहुत फ़ायदे का सौदा रहा है। इस बार राहुल गांधी ने आखिरी दिन में जाकर के इस इलाके में प्रचार किया। तो जो उन्होंने जीटी रोड का रोड शो था, उसके साथ साथ 3 तारीख को आखिरी तारीख थी और उस दिन जाकर के दिन में वहाँ प्रचार किया है। यानी कि बीजेपी का जो गढ़ है, उस गढ़ में कांग्रेस को भी हिस्सेदारी हो, इसकी खातिर उन्होंने एक बड़ी कोशिश की है। आपको ज़मीन पर क्या महसूस हुआ? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस वक्त मेरी यहाँ पे मौजूदगी है, आपने गुरुग्राम की बात करी, बिल्कुल ये ऐसे इलाके हैं जो बीजेपी का गढ़ रहे हैं और खास तौर पे जो अर्बन इलाका है वो बीजेपी का लगातार गढ़ रहा है। फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, इसके बाद के जो आगे के इलाके हैं उनकी बात करें, ये बीजेपी का गढ़ है। लेकिन राहुल गांधी की लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट दिन की एंट्री है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने ये कोशिश की है कि जहां पर बीजेपी मजबूत है, जो बीजेपी का गढ़ है, वहां पे कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल सके। राहुल गांधी ने जो अपनी 3 दिन की यात्रा की, जिसमें 2 दिन तो यात्रा की और लास्ट डे उन्होंने 2 रैलियां की, जिसमें उन्होंने महेंद्रगढ़ में रैली करी और उसके अलावा तमाम जो है मुद्दों को उठाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो प्लान आउट जो स्ट्रैटेजी की थी वो ये की थी कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर फोकस किया जाए। लेकिन इसके अलावा जहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत नहीं है, जहां पे कमजोर है, जहां पे बीजेपी मजबूत है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को अपनाया और अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के जरिए उन सीटों को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 गारंटियों का प्रचार किया। जो बड़े वादे कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए, चाहे वो किसान की एमएसपी की बात हो, अग्निवीर योजना की बात हो, चाहे इसके अलावा विकास की बात हो या बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल के विकास ना करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने उठाया और कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है चुनावी प्रचार में बीजेपी के उन 10 साल के कामों को गिनवाया, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुताबिक जो है विकास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की थी वो बहुत डिफरेंट थी। चाहे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा का विवाद देखें, उसके बाद राहुल गांधी की एंट्री देखें, उसके बाद प्रियंका गांधी की एंट्री, मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री, तो कहीं ना कहीं हर तरह से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में ये कोशिश की कि जहां पे वो मजबूत है वहां पे तो मेहनत करी जाए, लेकिन जहां पे वो कमजोर है वहां पर डबल मेहनत की जाए, ताकि जो चुनावी नतीजे आए उसमें कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। और बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज ये था कि जिस तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो अंतर कलह थी, कुमारी शैलजा प्रचार नहीं कर रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल प्रचार में लगे हुए थे, सवाल खड़े हो रहे थे, दलित वोट बैंक को साधने की किस तरह से कोशिश की जाए, इन तमाम विवादों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने अंतिम मोड़ में दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की और जिसमें कहीं ना कहीं अशोक तंवर की जो एंट्री हुई थी वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अशोक तंवर को एंड मोमेंट में राहुल गांधी के सामने आखिरी 3 दिनों में प्रचार करना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवाना और फिर आखिरी वक्त में अशोक तंवर को पार्टी के फोरम पर ला करके खड़ा कर देना, जो दलित चेहरा हैं। तो हरियाणा के जो 2 दलित बड़े चेहरे कांग्रेस के हुआ करते थे, फिर से वो कांग्रेस का हो गए, शैलजा और अशोक तंवर। और चुनाव से ऐन पहले ऐसा कर जाना, उसका असर कितना होगा दलित वोट पर हरियाणा में, ये कल जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। जम्मू कश्मीर की तरफ मैं रुख करना चाहता हूँ, क्योंकि 370 के हटने के बाद पहली बार वहाँ मतदान हुए हैं विधानसभा चुनावों के लिए। ये जो हमारी स्क्रीन है, जम्मू कश्मीर आप देखेंगे बाईं तरफ और नीचे हरियाणा के नतीजे आपको आएंगे, ये 0-0 दिख रहा है। कल सुबह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चले जाएगा। दोनों राज्यों में 90 सीटें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मामला थोड़ा अलग है। पिछले साल जो संविधान जो संशोधन हुआ उसमें 5 सीटें नॉमिनेटेड होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उपराज्यपाल के जरिए, यानी कि कुल 95 सीटें हो जाएंगी। तो उन 5 लोगों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब 90 सीटों के जो मतदान हुए हैं उसमें सभी दलों ने सब कुछ आजमाया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों का गठबंधन है। पीडीपी अपना चुनाव अलग लड़ रही थी, बीजेपी चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़ी है, लेकिन घाटी में उसने सीटें छोड़ी हैं। तो अगर आप देखें तो बीजेपी कुल मिला के 19 सीटों पर घाटी में लड़ रही थी। मैं अजय आपके पास आना चाहता हूँ। बीजेपी का जो अपना गढ़ है वो जम्मू का इलाका है। जो एग्जिट पोल हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ने भी इसमें सेंधमारी की है अच्छी खासी। और जो घाटी का इलाका है जहाँ 47 सीटें हैं, वहाँ छोटे छोटे दल खड़े हैं।
अब सवाल ये है कि जो अवामी इत्तेहाद पार्टी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज़ाद लोन, जमात इस्लामी, घाटी में इन छोटे दलों की भूमिका कितनी होगी? और जो एग्जिट पोल कहते हैं कि जम्मू में कांग्रेस ने भी ठीक ठाक दखल मारा है, इन दोनों को आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए राणा सर, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जब 10 सालों के बाद इस बार चुनाव हो रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज थी केंद्र के पास, बीजेपी के पास ये था कि उन्हें 10 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदला। दो चीजें हैं, एक तरफ एंटी इनकम्पेंसी थी और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों तक वो हक, हकूक और वो चीजें पहुंचना जो केंद्र में पहले जब यहां पहुंचती थी केंद्र से होके, उन्हें विधानसभा से होके पहुंचना पड़ता था, जिसको पहले पास करवाया जाता था। जो सूट करता था वो आता था, जो नहीं करता था वो नहीं आता था। उस जब बैरियर को हटाया गया तो केंद्र की तमाम स्कीमें, तमाम कानून जब यहां लागू हुए तो उसके बाद लोगों के पास आप देखें, चाहे वो किसानों को हो, वृद्ध पेंशन हो, किसानों को जो 3,000 रुपये मिलता है उसकी बात की जाए, या फिर बाकी तमाम जो इंश्योरेंस पॉलिसीज रही, या फिर तमाम जो आयुष का जो प्रोग्राम थे वो रहे, वो सारी चीजें जब ग्राउंड पे हुई उसने जो है बीजेपी को एक अच्छा मोमेंटम दिया। मगर क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी थी, केंद्र में सरकार थी और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा थी वो भंग हो चुकी थी, जो लीडर्स पहले थे उनके खिलाफ, बीजेपी के लीडर्स जो लोकल लीडर्स थे उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि वो एक तो वो मिसिंग रहे, उसके बाद जब विधानसभा भंग हो गई वो बिल्कुल थोड़ा अनटचेबिलिटी हो गई उनके साथ, वो कम फील्ड में दिखते थे, लोगों को उसके खिलाफ रोष था। मगर उसी चीज को कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एनकैश करना था वो नहीं कर पाए। अगर आप देखें तो जब 370 टूटा था तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि यहां अगर लोग हक जो है वो लिए गए तो यहां पर बवाल हो जाएगा। मगर वो सब नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था कि 370 जो है जम्मू कश्मीर के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो नहीं हो सकता। बेशक विपक्ष ने उसे बुनाने की कोशिश की, मगर सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि इतने सालों के बाद जब चुनाव हुए, जो विपक्ष के लोगों का कम्युनिकेशन खासतौर पे जम्मू में कांग्रेस का, जहां पर बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी, वहां कांग्रेस जो है वो ग्राउंड पे मिसिंग दिखी। जब आप देखें तो राहुल गांधी के 3 जनसभा यहां पे होनी थी, 3 से 4, उसमें से ज्यादातर कैंसिल हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू पहुंचे, उन्हें किसी जनसभा में जाना था, वो वहां पहुंचे नहीं, दूसरी जगह गए, वो बीमार हो गए। उसके अलावा जो लोकल लीडर्स जो काम कर रहे थे वो भी ग्राउंड पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं दे पाए, क्योंकि जो टिकट अनाउंस होने थे आखिरी मोमेंटम तक, आखिरी वक्त, 1 तारीख जब एक दिन रहता था नॉमिनेशन का, तब तक चले गए। उस वजह से टिकट का फैसला जो है वो हड़बड़ी में जब लिया गया, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा थी अंदर खाने, उस वजह से टिकट्स का आवंटन भी गलत हुआ। वो सारी चीजें कांग्रेस को जो है वो काफी पीछे ले आई। इसलिए अगर एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही। कांग्रेस का जो नंबर है वो वही 7 से 10 के फिगर में या 12 के फिगर तक पहुंच पा रहा है, जबकि अगर इस मोमेंटम को, एंटी इनकम्पेंसी को एनकैश करती कांग्रेस तो कांग्रेस एक बेहतरीन प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में कर सकती थी। प्रियंका गांधी सिर्फ एक जनसभा करने के लिए आखिर में पहुंची थी यहां पे आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये चीजें जो थी वो कांग्रेस को काफी पीछे ले गई। और बीजेपी अगर आप देखें दम भर रही है कि वो 30 से ज्यादा सीटें ले जाएंगे। मैं नहीं मानता कि 30 से ज्यादा, मैं कहता हूं कि शायद ना ले पाए, मगर वो अपने पुराने प्रदर्शन के आसपास जो है वो रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सीटें नहीं निकाल पाई। और इसी वजह से आप देखें दूसरी तरफ कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर जो अपना कर रहे थे। अगर मैं ये मान लेता हूं कि घाटी में बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो जो 43 सीटें जम्मू की हैं, इन 43 सीटों में से आपका अनुमान क्या कहता है बीजेपी के लिए? 27 से 30 सीटें तो वैसे भी सारे एग्जिट पोल दे रहे हैं, 32-35 तक जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कुछ एक निर्दलीय जो हैं वो बीजेपी से भी टूट के अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसी तरह से कुछ कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वो अगर हम हटा लें, क्योंकि वो सारे वो इलाके हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी ने सीटें जीती थी, तो वो सीटें कहीं ना कहीं माइनस होंगी। इसलिए बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन जो 25 के आसपास जो है वो रहेगी। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो निर्दलीय जो नाराज हैं, पिछली बार भी हुआ था, बीजेपी से जो नाराज थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीते और उसके बाद वापस बीजेपी में शामिल हुए। तो हो सकता है कि वो लोग जो हैं
वो ना सिर्फ बीजेपी वाले बल्कि कांग्रेस वाले भी उसमें शामिल हो, क्योंकि अगर नंबर का गेम है, अगर बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती है तो बीजेपी सरकार बनाने का मौका पाती है, तो उसके बाद एलजी जो और 5 इस सीटों तरह को का डोमिनेट अनुमान करने पार्टी वाले के हैं, तमाम वो नेता भी अगर सूंघ रहे शामिल हो जाते हैं। हैं तो तो दिल्ली सरकार से बनाने लेकर के जम्मू तक बीजेपी के जो नेता हैं वो एक्टिव मोड में हैं और उनको लगता है कि सबसे बड़ा दल बीजेपी हो जाएगी। मैं कश्मीर चलता हूं आशिक आपके पास। कश्मीर में आशिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, लोग जानना चाहते हैं कि राशिद इंजीनियर की पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, सज्जाद लोन की पार्टी या जमात इस्लामी, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी जमात इस्लामी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि साउथ में आप मेरी मदद करेंगे, नॉर्थ कश्मीर में मैं आपकी। इनका रोल, मैं एग्जिट पोल पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका अपना अनुमान और आप जो वहाँ महसूस करते रहें उसके हवाले से जानना चाहता हूँ। इन छोटे छोटे दलों का रोल वहाँ के नतीजों में कितना हो सकता है? अब बिल्कुल, अगर हम इन इलेक्शंस की बात करें, 10 साल के बाद ये इलेक्शंस हुए, जब हम लोगों के बीच जाते थे इन इलेक्शंस के दौरान, तो लोगों के मुद्दे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर लोगों ने जो है वोट डाला है, और जिस हिसाब से लोग बाहर निकले हैं, और खास तौर पर 2019 के बाद जो यहाँ पर हालात बदले हैं, उन हालातों के बदलने की वजह से यहाँ पर अलगाववाद और जमात के लोग जो है इन इलेक्शंस में दिखे। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, ये सबसे बड़ी चेंज जो है हमें ग्राउंड पर देखने को मिली। रही बात इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, चाहे अगर हम एआईपी की बात करें तो एआईपी का कुछ खासा असर जो है आज कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में नहीं दिख रहा है। वही अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुछ सीटें ले सकती है, जो कि एक अहम भूमिका निभा सकती है। अगर हम बात करें, पीडीपी की तरफ से एक बयान आया था कि वो किंग मेकर हो सकते हैं इन इलेक्शंस में, और वही कुछ सब कुछ जो है हमें दिख रहा है ग्राउंड से कि पीडीपी जो है एक अहम रोल जो है इन इलेक्शंस में निभा सकती है। जिस हिसाब से जो अगर हम देखें एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को जम्मू में काफी सीटें मिल रही है, तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं पेज जो है फंसेगा, और इसके लिए जो है लगातार पीडीपी की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है कि वो हुकूमत बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस का साथ दे सकते हैं। और इन इलेक्शंस में हमने बड़ी चेंजेस देखी, बड़ी तब्दीलियां देखी कि किस तरह से उन इलाकों में इन इलेक्शंस के दौरान वोट पड़े जहां पर बॉयकॉट का असर रहता था, 0% वोटिंग रहती थी, और वहां से लोग निकल कर आए। साउथ कश्मीर के वो वोलेटाइल इलाके जहां पर मिलिटेंसी का ग्राफ जो है काफी ऊंचा था, लेकिन उसके बावजूद बिना खौफ, बिना डर के जो है लोग इलेक्शंस में निकले वोट डालने के लिए। ये सबसे बड़ी चेंज जो है हमने इन असेंबली देखी। ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं राजपाल दासगुप्ता साहब जुड़े हैं क्या, पीसीआर? हाँ, राजपाल साहब, चूंकि अभी जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। बीजेपी इस बात का दावा करती रही कि 370 के हटने के बाद से कश्मीर के, जम्मू के हालात बेहतर हुए हैं, वहाँ के लोग तरक्की से जुड़े हुए हैं और जो स्थितियाँ पहले थीं उनमें बेइंतहा बदलाव आया है, चाहे पत्थरबाजी का हो, आतंकवाद का हो, अलगाववाद का हो, वो सब खत्म हुआ है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ उठती हुई दिखती है, सबसे ज़्यादा सीटें घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती है, तो फारूक अब्दुल्ला तो यही कहते रहे कि 370 की बहाली हम करेंगे, 35 से वापस लेकर के आएंगे, हम राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। हालांकि राज्य का दर्जा देने की बात तो बीजेपी भी कहती रही है। तो घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाने का मतलब क्या है अगर जाती है तो? देखिए, आप इसको इस तरीके से देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐसी पार्टी है स्टेट में जो पिछले 90 सालों से हुकूमत में है। आपको सरप्राइज होगा कि 47 में हम आजाद हुए हैं और 90 सालों से कैसे। फर्स्ट जो इलेक्शन जेएंडके में हुई थी वो 1934 में हुई थी, और तब से अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी रही है जिसने सभी इलेक्शंस में कंटेस्ट किया है और इनका एक प्रोमिनेंट रोल रहा है। रिसेंटली जो गवर्नमेंट बनी है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रही है, लेकिन मेजॉरिटी जो रूलिंग रही है जेएंडके में, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका एक मेजर पार्ट रही है। जहां तक जम्मू और कश्मीर रीजन की बात की जाए, जहां पर जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टीज ऐसी रही हैं जिन्होंने डोमिनेट किया है।
अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स देखें तो जो भी गुलाम नबी आजाद जी जब हेड कर रहे थे कांग्रेस को जेएनके में, तब कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो इतना कॉम्पिटिटिव रहता था कि बीजेपी उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला के आते ही या उससे पहले जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला, इनके टाइम जो है कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। आगे ये जो रिजल्ट्स हैं कल वाले, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो 2014 के इलेक्शन हुए थे उसमें बायकॉट की कॉल दी गई थी हुर्रियत के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 65% थी, यानी 4% पिछली इलेक्शन से ज्यादा। दूसरी एक चीज जो थी कि इसमें जो 7 सीटें ऐसी थी जिसमें मार्जिन जो था वो 1000 से कम था वोट्स का, और 3 सीट्स ऐसी थी जिसमें 200 से कम का मार्जिन था। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि पार्टी इतनी है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कश्मीर में इस बार जो नतीजे होंगे वो बहुत ही सरप्राइजिंग होंगे, क्योंकि कश्मीर में कंपटीशन ज्यादा है। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की प्रेजेंस ना होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक जो है सेटबैक है। अब देखते हैं कि कल रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2002 में जब इलेक्शन हुई थी तब ये बात चली थी कि हमें चीफ मिनिस्टर जम्मू से चाहिए, तो गुलाम नबी आजाद जो थे वो फेस थे कांग्रेस का कि इस बार जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से पीडीपी ने एंट्री मारी, 16 सीट उनको मिली, और लेकिन दासगुप्ता साहब, अगर आप पिछले 22 साल देखें, 2002 कांग्रेस पीडीपी, 2008 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, 2014 पीडीपी बीजेपी, तो जम्मू कश्मीर में साझा सरकारें ही चलती रहीं। किसी एक दल को वहाँ वर्डिक्ट नहीं आया, वहाँ का जनादेश नहीं मिला सरकार बनाने और चलाने का। इसलिए मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं आलोक जी के पास चलना चाहता हूँ। आलोक जी, एक सवाल मैं आपसे हरियाणा के हवाले से पूछ रहा हूँ। अपने दर्शकों को बताऊँ कि ये जो स्क्रीन है आपकी सामने, ये स्क्रीन इंडिया न्यूज़ की है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ते हुए चले जाएंगे जो ये बताएंगे कि कल जब काउंटिंग होगी तो ये रफ्तार कैसी रहती है और जनादेश कैसा रहता है। उस जनादेश को हम कैसे समझें, इसकी खातिर एक बड़ा पैनल हमारे साथ दिन भर रहेगा, जिसकी शुरुआत अभी आपने देखी है। हरियाणा में आलोक जी, अब ये जो जितने भी एग्जिट पोल हैं ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने बूते ही बहुमत के बहुत आगे निकल रही है, 50-55 सीटों के आसपास। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ज़रूर, लेकिन बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के भीतर अपनी स्थितियों को मजबूत करने और पिछले 10 वर्षों में उसने जो कुछ भी किया है उसको कांग्रेस के मुकाबले बेहतर बताने की हर मुमकिन कोशिश की है। अगर एग्जिट पोल को मैं नतीजों में तब्दील होता हुआ मानूं तो फिर इसके कारण क्या है? कांग्रेस ने कुछ बड़ा करिश्मा कर लिया या फिर एक मल्टनी है बीजेपी को लेकर के कि लोग कहते हैं चलो यार चेंज कर लेते हैं, या गुस्सा है? ये राणा जी, मेरा 2 इस पर आर्गुमेंट होगा। देखिए, मैं सीधे सीधे बात करूंगा। बंसीलाल जी का जब जिस समय विकास हुआ और उसके बाद मनोहर लाल जी ने जो विकास किया, राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, पार्टी की बात इसके बाद जो, तो ईमानदार बंसीलाल के बारे में कितना ही इमरजेंसी की जाति में उनकी बदनामी हुई, जो भी उनके इंदिरा गांधी के सबसे राइट हैंड आदमी थे, और इस दृष्टि से, लेकिन उसके बाद भी उनकी ईमानदारी की छाप आज भी लोग याद करते हैं। जो पीढ़ी, हो सकता है नई पीढ़ी उसको नहीं उनको याद करेगी, लेकिन किरण चौधरी भी आज तो बीजेपी के साथ, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है। और इसी तरह मनोहर लाल जी ने भी वही कठोरता, देखिए इमरजेंसी में जो हुआ उसमें दूसरी जातियां या पूरे देश का असर हुआ, लेकिन मनोहर लाल जी का एक ईमानदार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ईमानदार होना, ये जनता में उसका लाभ पहुंचा हरियाणा में। जम्मू कश्मीर की बात बाद में करेंगे, लेकिन हरियाणा करेंगे। और उसका जवाब जो है वो जातिवाद की वजह से, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब से वो रहे तब से मैं उनको जानता रहा हूँ, जैसे बंसीलाल जी से भजन लाल या जितने नेता रहे हैं, प्रोफेसर शेर सिंह भी रहे ईमानदार लोगों में, तो हुड्डा जी का भी प्रभाव परिवार का रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके टक्कर में थे एक समय में, जो आज वापस चले गए। तो वो परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना यदि देश में दिखाई देगा, सभी राज्यों में है, लेकिन सबसे अधिक हरियाणा में इस समय, और जातिवाद, इसने सारे समीकरण, इसलिए मैं एग्जिट पोल पर ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता
कि मैं कई चीजों से इसलिए असहमत हूँ कि गांव में कोई एग्जिट पोल वाला नहीं जाता। जी, मैं इसीलिए मैं सब ओपिनियन पोल ये एग्जिट मैं पोल का अपने इसलिए दर्शकों को विरोधी भी हूँ आलोक जी की बात को दोबारा रख देता हूँ कि एग्जिट पोल जो है वो नतीजे हों ज़रूरी नहीं है। एग्जिट पोल बारहा गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए हम सिर्फ उसके आधार पर एक चर्चा कर सकते हैं, उसको हम सच नहीं मान सकते हैं। जी आलोक जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वो भी हमारे साथी हैं, लेकिन मुझे अपने रिपोर्टर्स पर भरोसा है। जो अपने रिपोर्टर्स गए काफी बड़ी संख्या में घूमे हैं, लेकिन उनके लिए भी मेरा मानना है कि महिलाओं से सबसे बात करना, हरियाणा इसी जगह में। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जिन लोगों से पहले मिला हूं इसी हरियाणा में, महिलाओं में जो सरपंच चुन के आई हैं, मेरे लिए बहुत ही, बल्कि अभी नहीं 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 3 साल, उनमें महिला सरपंचों में जितनी आत्मनिर्भरता दिखाई दी, वो महिलाएं किसको वोट दिलवा रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिणाम कुछ भी हो सकता है कांग्रेस के फेवर में हो, कि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। जी। वो मोबाइल से अपने इलाके का डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट करते मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये तो क्रांति जैसी बात लोकतंत्र की है। खूबी आलोक जी यही है कि जनता जो है जब अपना वोट दे देती है तो सिर्फ आप उसके पहले आने के पहले अनुमान लगा सकते हैं और आने के बाद विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में एक नागरिक की हैसियत से हर आदमी की होती है। सुमित, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर को जोड़ना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने हमेशा से प्रायोरिटी में रखा पिछले 10 वर्षों में, और 2019 में आकर के वो फैसला 370 हटाने का लिया गया, ऐतिहासिक क्रांतिकारी। और वहाँ से लेकर के आज तक सरकार ने बार बार आंकड़ों के ज़रिए और तस्वीरों के ज़रिए, आयोजनों के ज़रिए बताया कि यहाँ के हालात बदले हुए हैं। अब जब विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल जो कहते हैं वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन दोनों ने जो गठबंधन किया वो बीजेपी के तमाम दावों और सरकार के ज़रिए जो कुछ भी वहाँ की बेहतरी के लिए किया गया है उस पर भारी हैं। ऐसा क्यों? राणा जी, शो पे बुलाने के लिए आभार। मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा जी। कि अगर आप इसकी आप समीक्षा करें, डिलिमिटेशन से पहले J&K का इलेक्शन फिक्स मैच होता था। देखिए 5% 7% पोलिंग होती थी कश्मीर वैली में, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या कोई और वैली बेस्ड पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनता था। पूरा जम्मू वोट करता था, भद्रवाह किश्तवाड़ वोट करता था, पूरा रियासी सब वोट करते थे, लद्दाख पूरा वोट करता था, पर फर्क कुछ नहीं पड़ता था। परिस्थिति ये थी कि अगर उनका कार्यकर्ता और उनका काडर ही वोट करते, उसी पे वो मुख्यमंत्री बनते थे। अब की बार राणा जी, जो पहली बार समीकरण बना है, जम्मू को 43, कश्मीर को 47, तो ये कांटे की टक्कर और 5 सीटें हैं बाय नॉमिनेशन। अगर आप इस समीकरण को उठा के रख दे, मैं आपको कह रहा हूं आने वाले 1000 साल तक भी रिजल्ट वही आता। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई, अमित शाह जी को बधाई, उन्होंने इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया। जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, ये जितने हमारे भाई हैं, इनको भी एक नुमाइंदगी दी, इनको एक रिप्रेजेंटेशन दी जो पहले थी नहीं। देखिए 15% वैली में करीब 65% सीटें होती थी असेंबली की, चुनाव का तो वही फैसला हो जाता था, बाकी वोट डालो ना डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पहली बार एक चुनाव हो रहा है। अब मैं आपको करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात। आप देखिए उमर अब्दुल्ला किससे हारते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? राणा जी, इन दोनों हम बात करते थे, मैंने कहा राशिद इंजीनियर से हारेगा, तो कोई एग्जिट पोल नहीं कह रहा था, मैंने कहा राशिद इंजीनियर से हारेगा 100%। 2 लाख वोटों से एक सेपरेटिस्ट जो जेल में बैठा उससे उमर अब्दुल्ला हारते। कहां से हारते हैं? अपने होम टाउन से, गांधरबल से हारते हैं, राइट? मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट होते वो हारते हैं। अब की बार उमर साहब क्या करें? उमर साहब खड़े हो रहे हैं गांधरबल से और बड़गाम से, क्योंकि ही इज नॉट श्योर नहीं है, गांधरबल को लेके भी श्योर नहीं, इसलिए बड़गाम से भी खड़े हो रहे हैं। तो ये जो एनसी में हड़बड़ाहट है और कांग्रेस में जो हड़बड़ाहट है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में इन्हें अब की बार पता है कांटे की टक्कर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वोट कितने भी डाले, कैसे भी डाले, वैली से ही कोई बनना, तू बन मैं बन, वो परिस्थिति अब की बार नहीं है। अगर आप मुझसे कहें तो सबसे बड़ा चांस भाजपा का पावर के पास आने का पिछले 75 सालों में अब है राणा जी, इससे पहले नहीं था। दूसरी बात, वैली में अगर आप देखें राहुल और उमर की अच्छी बीच में बातचीत नहीं थी, बात नहीं करते थे एक दूसरे से। अगर ये साथ आए हैं तो मजबूरी है। तीसरी बात, आप गुलाम नबी आजाद साहब की बात करें, अब अपनी पार्टी की बात करें, और आप बात करें वहां जो सैकड़ों इंडिपेंडेंट्स आए, चाहे वो जमात बैक्ट हो, चाहे वो रियल इंडिपेंडेंट हो, या वो रशीद इंजीनियर के इंडिपेंडेंट्स हो। कश्मीर वैली में राणा जी कल शाम को हम देखेंगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि जितने एग्जिट पोल हैं
क्योंकि यहाँ वोटिंग मार्जिन इतना कम था। जो बड़गोत्रा साहब कह रहे थे, हमारे जम्मू के मित्र, जो शायद नाम मुझे गलती हो सकती है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा कहा कि यहाँ जो अभी जो समीकरण है राणा जी, यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं पता। अगर राशिद इंजीनियर उमर अब्दुल्ला को जेल से बैठे बैठे 2 लाख वोटों से हरा सकता है, तो ये इंडिपेंडेंस लगभग वही है। और तीसरा फैक्टर, अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें, महबूबा मुफ्ती का गढ़ है, वो चाहती है वो साउथ कश्मीर किसी भी हालत में ना छोड़े। इल्तिजा मुफ्ती, उनकी बेटी लड़ रही है वहां से, वो चाहती है उनको राजनीति में लाना है। अब देखिए आज पीडीपी ने क्या पैंतरा चला, पीडीपी का पैंतरा सीधा सीधा, अगर एनसी कांग्रेस अलायंस को जरूरत पड़ेगी मैं अपनी सीटें दे दूंगी, पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उमर अब्दुल्ला नहीं बनेगा, कांग्रेस वाला नहीं बनेगा, इल्तिजा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनेगी। तो तीसरी पीढ़ी का वंशवादी इल्जा, जो इनका नाम है मिस मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती जी, उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा और तुम उनके नीचे काम करोगे। तो ये कंडीशन है। बट अगर इंडिपेंडेंस का जादू चल गया, पीडीपी के सपने भी ध्वस्त हो जाएंगे, एनसी कांग्रेस अलायंस के सपने भी ध्वस्त होंगे। कांग्रेस, अगर कांग्रेस और एनसी ने अलायंस किया राणा जी, तो इसका मतलब ये मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी है, ये विकल्प नहीं था, मजबूरी है, मरता क्या ना करता वो वाला अलायंस है ये। अगर आप इस सारे इसमें समीकरण देखिए, भाजपा का जो जम्मू में होना डोडा, बड़ौदा, कष्टवार, कठुआ, उसके हमें मोर ओवर पता नतीजे क्या होंगे। जो सरप्राइज एलिमेंट होगा वो होगा वैली में। और अगर ऐसे में क्या गुलाम नबी आजाद साहब, क्या बुखारी साहब, क्या कुछ और पार्टियां किंग मेकर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि भाजपा का अलायंस ना एनसी से होगा, ना कांग्रेस से होगा, ना पीडीपी से होगा। हाँ, बट अगर इन मैं सुमित 1 मिनट का रोकना चाहता हूँ। आलोक जी से आपकी राय लेता हूँ। आलोक जी, सुमित का कहना ये है कि ये जितनी भी अनुमान है, पूर्वानुमान, ये हो सकता है कि धरे के धरे रह जाएं कल जब नतीजे आए तो। और घाटी में ये छोटे छोटे प्लेयर हैं, राशिद इंजीनियर, सज्जाद लोन, पीडीपी, अलबत्ता पीडीपी भी वो कह रहे हैं ये सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। यह मानकर चलिए मत कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 2, 4, 5, 7 लोगों को जोड़ करके सरकार बना लेगा। राणा जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा इशू इसीलिए इन सब पार्टियों के लिए, इंक्लूडिंग बीजेपी के लिए, जम्मू में भी कुछ इलाकों में उसको नुकसान भी हो सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, स्थानीय लोगों की जो अपेक्षा बढ़ी है विकास की, कश्मीर घाटी में जितनी भूख बढ़ी, जम्मू में तो उन लोगों को चलिए जो अधिकार मिला 3 खत्म होने के बाद, वो एक बड़ा वाल्मीकि या दूसरे कश्मीरी पंडित, उनकी अपेक्षाएं नहीं चाहे पूरी हुई हो, लेकिन वो साथ में आया है, नए वोटर्स जो बने हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा हमारे ने भी कि जो कैंडिडेट्स हैं, यदि उन्होंने जमीनी काम किया है, जो मैं पहले हरियाणा के लिए भी कह रहा था, और इसलिए उनके भी एक बड़ी भूमिका होगी। लेकिन राणा जी, एक पॉइंट, चूंकि अपने पास समय कम होता है जी, मैं जोड़ना चाहता हूं, क्रेडिट जो राहुल गांधी को दोनों राज्यों में यदि मिलती है, ये एक बड़ा लोकतंत्र की दृष्टि से बड़ा मेरे हिसाब से, जबकि मैं गांधी परिवार का, आप जानते हैं, इंदिरा गांधी से लेके और सोनिया गांधी तक मिलता रहा हूं, तो मेरा उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने मारुति गुड़गांव में उसकी चर्चा नहीं की, उसने इसकी चर्चा नहीं की कि 5000 लोगों के घर टूट गए बुलडोजर से, उसकी चर्चा नहीं की। वो खाली दूसरे पूंजीपतियों को गाली वही हर जगह देश से देते हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडित होने की बात नहीं कही। तो कश्मीर हो या हरियाणा हो, उन्होंने अपने अच्छे कामों की चर्चा भी नहीं कर सके। वो हुड्डा जी को क्रेडिट देने के बजाय वो तो उनकी लगाम कसते थे। हुड्डा जी, मैं कहूंगा नहीं, बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। राहुल गांधी उनको या अशोक गहलोत को लिफ्ट ही नहीं देते थे, बात ही नहीं करते थे। वो तो गलियारों में दिल्ली में घूमते, हम लोगों से जब बात करते थे, किससे बात करें, ये स्थिति थी। इसलिए क्रेडिट जाना चाहिए हुड्डा को। इसी तरह बीजेपी में जो लोकल वहां पर हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा को मत भूलिए। विकास का जो काम हुआ, सरकार किसी की बने, तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी, लेकिन लोग मानते हैं केरल में कि हाँ बीजेपी भी आई और एक अलग आगे भविष्य के लिए काम करेगी। इस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि डेवलपमेंट की भूख बढ़ी इन राज्यों में और एक एक सड़क के लिए भी वोट डाल रहे हैं। ये इस चुनाव की उपलब्धि होगी, राहुल गांधी की उपलब्धि नहीं, क्योंकि वो क्रेडिट ले रहे हैं सिर्फ, जैसे एक संपादक होने के नाते सारा श्रेय आप और हम ले लें और फील्ड में काम करने वालों को कहे कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो मेरा अभी भी निवेदन है कि हम उनको क्रेडिट देते हैं। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस बेहतर करती है तो फिर उसको कैसे देखेंगे आप? मेरा तो मानना है कि नहीं कर पाएगी बेहतर। मैं सारे समीकरणों के बाद भी कहूंगा कि वैसी उमर अब्दुल्ला की ज्यादा हो सकती है, कांग्रेस की नहीं होगी। कल की बहस का बड़ा हिस्सा होगा। आलोक जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा में अच्छा करती है तो उसमें राहुल गांधी की भूमिका नहीं है। कांग्रेस के जितने बड़े बुनियादी सवाल थे या उसकी उपलब्धियां थी, राहुल गांधी ने लोगों के बीच नहीं रखी हैं, बल्कि वो क्रेडिट जाना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। अब मैं अनिल सिंह आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैं
हरियाणा जी। की चूंकि आप लगातार रग रग से वाकिफ हैं, कांग्रेस ने 3-4 सवाल वहाँ रखे। एक किसान का है, एक जवान का है, एक संविधान का है। तो किसान, जवान, संविधान, इसके इतर जातिवाद को भी बहुत हद तक वहाँ उकेरा गया है। कैंडिडेट जिससे टिकट दिए गए हैं, आपने देखा होगा, अगर कांग्रेस जो एग्जिट पोल हैं उस तरीके से नतीजे लेकर के आती है, तो वो जो पहले एक बीजेपी का 36 बनाम 1 का, तो सिर्फ जाटों के बूते ही तो आप सरकार बना नहीं सकते हैं और 50 से ज़्यादा सीटें लेकर के आ नहीं सकते हैं। तो बीजेपी के हिस्से से बाकी जातियां अगर छिटकती हैं और कांग्रेस की सरकार इस तरीके से बनती है कि 50, 55, 60 सीटें उसको आ जाएं, तो इसका कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात हरियाणा में ये है कि एक सशक्त विकल्प जनता को वहां मिला है। 10 साल के शासन के बाद बीजेपी की त्रुटियों की वजह से जनता अब विपक्ष के पास जा रही है और विपक्ष के पास एक चेहरा है जिसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। विपक्ष के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिसके पास पैसा है, जिसके पास जन समर्थन है, जिसके पास एक विजन है, जिसने 10 साल हरियाणा को एक रास्ता दिखाया है। और इन 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा के साथ क्या किया है? हरियाणा की सड़कें टूट गई हैं, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हरियाणा के पहलवानों की व्यवस्था खराब हो गई है, किसानों को गोली मरवा दिया गया। हर फ्रंट पे बीजेपी की जो सरकार है वो बदनाम हुई है। इतिहास की बात मत कीजिए कि बंसी लाल ने क्या किया और चौटाला ने क्या किया। आज की स्थिति क्या है हरियाणा में कि बीजेपी से लोग अगुता गए हैं और इसके वजह से लोग कांग्रेस के शरण में जा रहे हैं। मैं आपकी बात को अनिल आर्या के पास लेकर चलना चाहूँगा, क्योंकि अनिल आर्या वहाँ के बहुत मजबूत जर्नलिस्ट हैं, चूँकि आप स्थानीय तौर पर समझते हैं चीज़ों को। सरकारों के बदलने के कारण बहुत सारे होते हैं। एक इनकम्बेंसी होती है क्योंकि आपको ऊब सी हो जाती है, सरकार चाहे जितना बेहतर करे उसके बाद भी आपको लगता है कि बदलाव हो जाए। दूसरा होता है कैंडिडेट आपने सही नहीं दिए। तीसरा होता है कि लोकल मुद्दे को आपने सही तरीके से उकेरा, उठाया, उनको पकड़ा, लोगों के बीच में रखा। अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है, अगर किस्ती है, या बीजेपी फिर से वापस आ जाती है, इन दोनों स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? आपका अपना अनुमान क्या कहता है? मुझे लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस कंफर्टेबली सरकार बना रही है, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। अभी तक जितना फील्ड में लोगों से हमारी बात हुई है अलग अलग क्षेत्रों में, उससे साफ है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन भाजपा बहुत पीछे नहीं है। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, जब दोनों 5-5 थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि भाजपा शायद 10 से 15 सीट तक ना पहुंच पाए। जब विधानसभा चुनाव शुरू हुआ, मोमेंटम बढ़ता गया तो भाजपा का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा और हुड्डा और शैलजा का जो झगड़ा था, उस झगड़े ने निश्चित तौर पे कांग्रेस के ऊपर जो उसका प्रचार था, उसका जो अभियान था, उसमें डेंट मारा। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा राणा जी यहाँ पर, हरियाणा में कांग्रेस की जो बढ़त है वो भले ही जातिवादी जो दृष्टिकोण से आप बात हम कर रहे थे अभी, वो भी है, लेकिन हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दोनों ने लगातार जो मेहनत की है उसका प्रतिफल कांग्रेस को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही एक अहम बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को कांग्रेस की वजह से वोट इतनी नहीं मिल रही है जितनी वोट भाजपा के नेगेटिव वोट मिल रही है। खासतौर पे जो मनोहर खट्टर जी थे, उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उस वजह से जो उनका अपना कैडर था, जो भाजपा का कार्य करता था, वो भी उनसे दूर हो गया था। उनकी कार्यशैली में जो जनमानस से जन से घुलने मिलने का चीज थी वो कम थी। अफसरों पर भरोसा ज्यादा करते थे, विधायकों तक की नहीं सुन रहे थे, मंचों तक की नहीं सुन रहे थे। ये जो एक चीज थी वो भाजपा को बड़ी महंगी साबित होने जा रही है। मेरा मानना ये है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी से कहीं अधिक एंटी एक्शन फैक्टर काम कर रहा है। अगर नायब सैनिक को 1.5 साल पहले बना दिया गया होता तो शायद स्थिति और बेटर होती। नायब सैनिक को काम करने के लिए जितने दिन मिले, ये एक अलग मुद्दा है। और कई हलकों में मैंने इस तरह की बात सुनी कि अगर नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा में बीजेपी ने 1.5 साल पहले कर दिया होता तो हो सकता था कि नतीजे वैसे नहीं होते। हालांकि हम फिर से कहते हैं कि ये प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं, ये पूर्वानुमान हैं, एग्जिट पोल हैं, ये नतीजे नहीं हैं, लेकिन इनके आधार पर चर्चा हो सकती है। नतीजे कल आएंगे और नतीजों को लेकर के विश्लेषण होगा। आखिर में मैं सुमित आपसे जानना चाहता हूं, अगर हरियाणा में लगभग 1.25% का पोल कम है, इस 1.25% पोल के कम होने से क्या बीजेपी को राहत मिलती है या फिर इसका कोई मायने नहीं है? देखिए, अगर ये 1.25% पोल कम है, अगर आप हरियाणा का राणा जी ओवरऑल समीकरण देखें
हम एग्जिट पोलों को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते, पर हाँ एक ट्रेंड दिख रहा है, रुझान दिख रहा, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। पर हरियाणा के यहाँ अगर आप पिछले भी इलेक्शन देखें, दो चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जो हमारे आलोक मेहता जी कह रहे थे, जो महिलाएं हैं उन्होंने वोट कहाँ डाला, किसने डाला, ये कोई एग्जिट पोल एग्जिट सर्वे कवर नहीं कर पाता। दूसरी बात सर, अगर आप देखेंगे हरियाणा में विनिंग मार्जिन कितना है, विनिंग मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम। ये यूपी नहीं है 70-70 लाख सीटों से इधर सीट इधर उधर हो रही, जहां विनिंग मार्जिन 2-4 हजार सीटों का होता है, 2-4 हजार वोटों का होता है, वहां जब तक रिजल्ट नहीं आए और अगर ये 1.25% वोट नहीं गिरा है, देखिए जितना ज्यादा वोट गिरता है उसका मतलब है एंटी इनकम्बेंसी। अगर 1.25% वोट नहीं गिरा है तो ये होता कि ठीक है यार, मैं ना तुम्हें वोट दे रहा हूं ना तुम्हें वोट दे रहा हूं। अगर 1.25% वोट नहीं गिरा है तो मेरे हिसाब से ये एडवांटेज तो भाजपा को ही है। अगर वोटिंग बढ़ चढ़ के होती, मान लीजिए 80-85% का आंकड़ा होता, तो भाजपा का तब चांस ही नहीं था, क्योंकि विनिंग मार्जिन कम है, 1.25% वोट नहीं गिरा है, महिलाओं को वोट का नहीं अब पता। ये काउंटडाउन चलने लगा है। कल सुबह 8 बजे से दोनों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और राजपाल दासगुप्ता जी वो हमारे साथ कल रहेंगे, अनिल सिंह रहेंगे, आलोक मेहता जी रहेंगे, सुमित भी रहेंगे। तो हमारा ये पूरा पैनल दिन में और बाकी लोग भी जुड़ते चले जाएंगे। जो नतीजे होंगे, दोनों राज्यों की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके आधार पर इस चुनाव को और इन दोनों चुनावों से आगे जो चुनाव होने वाले हैं और देश की राजनीति जिस तरफ जाने वाली है उसको भी जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इंडिया न्यूज़ पर कल आप हमारे साथ बने रहिएगा सबसे तेज़ नतीजों के लिए और सबसे सटीक विश्लेषण के लिए। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और अब वक्त चला है विदा लेने का। तो हमारी मुलाकात आपसे कल होती है, भूलिएगा मत। सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया न्यूज़ पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों के वोटों की गिनती, सबसे तेज़ नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण आप इंडिया न्यूज़ पर देखिएगा। एक बड़े पैनल, हमारे बड़े रिपोर्टर्स का एक बड़ा जाल और हम आपके साथ लगातार।